दलित अफसरों के बच्चे अफसर नहीं बन पा रहे हैं और दलित अफसरों के बीच बेरोजगारी अब खुलकर सामने उनके दिखाई बच्चों पड़ रहे हो, उनके बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ओके। पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन डॉक्टर साहब मेरा ये है कि ऐसा डेटा तो नहीं है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हर चौथे दलित अफसर के घर एक या दो बेटियां बिना शादी किए 30 साल की उम्र क्रॉस कर गई हैं। जय भीम दोस्तों, बहुत दिनों बाद चंद्रभान जी आज फिर चैनल पे मिले हैं। फोन पे बात होती रहती है, लेकिन बहुत दिनों बाद चैनल पे मुलाकात इनसे हुई है। और आप भी सोच रहे होंगे क्या कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया, आजकल चंद्रभान जी आ नहीं रहे हैं अम्बेडकर नामा पर। और इसके साथ इस एपिसोड को आप बोल 85 और समता आवाज़ पर भी देख रहे होंगे। वाकई चंद्रभान जी बहुत ही अभी फील्ड ट्रिप पे थे। अभी केरला, फिर आजमगढ़, लखनऊ, बॉम्बे, तमाम जगह घूम रहे हैं। दिल्ली में तो रहते ही। और एक तो पहले इनको बधाई दीजिए कि बेटी एक ग्रेजुएट कर गई है कनाडा से, और दूसरी बेटी भी कनाडा पढ़ने जा रही है इस बार। तो चलिए हम सब की ओर से पहले आपको बधाई। थैंक यू। बहुत सारे लोग यहाँ ज़मीन खरीद रहे होंगे, पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन चंद्रभान जी ने जमीन बेच रहे हैं अपनी। हाँ, चंद्रभान जी ने लोन लेकर अपनी बेटी को पहला ग्रेजुएट कराया कनाडा से। और एक बात कहना ज़रूरी है, लोग कई बार बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को छोड़ देते हैं। तो एक बेटी ग्रेजुएट हो गई है और दूसरी बेटी कनाडा पढ़ने जा रही, फिर 4 साल का वो कोर्स करेगी। फीस कितना है बोलूँगा नहीं, लेकिन चंद्रभान जी लगातार इंतजाम करने में लगे हैं। इसलिए आप सब भी बधाई दीजिए चंद्रभान जी को कि बहुत ही साहस का काम है। मैं भी अगर चाह के मैं इंग्लैंड में और कनाडा में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया, बहुत हौसला है, इसलिए बधाई दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। अब चलिए आखिर पूछते हैं कि आखिर ये जो भारत भ्रमण कर रहे हैं आजकल, तो क्या वजह है, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या आप शोध करने निकले हैं, क्या देख रहे हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं? डॉक्टर साहब, जो मैं खुद देख रहा हूँ और जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो दलित समाज में जो अफसर तबका है, क्लास 1, 2, हाँ क्लास 1, 2, दलित अफसरों के बच्चे अफसर नहीं बन रहे हैं। चलिए, बहुत दिनों से चंद्रभान जी पहले केरला, फिर लखनऊ, आजमगढ़, दिल्ली में तो रहते ही हैं, बॉम्बे, पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट शोध है और एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकाशन से एक इनकी किताब आने वाली है। जब किताब आ जाएगी तब किताब पे अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ये आप सोचेंगे कि आखिर चंद्रभान जी क्या घूम रहे हैं, क्या इनकी फाइंडिंग्स है, क्या तलाशने ये निकले हैं आज़ादी के 75 साल बाद, क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या आपने देखा सर? डॉक्टर साहब, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो ऑब्जर्व करने की मेरी एक कोशिश है, तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि दलितों में जो ऑफिसर तबका है, क्लास 1, क्लास 2, हाँ, इंजीनियर, डॉक्टर्स, हाँ, IAS, IPS, मतलब जेंट्री, हाँ, बुर्जुआ जी, दलित अफसरों के बच्चे अफसर नहीं बन पा रहे हैं और दलित अफसरों के बीच बेरोजगारी अब खुलकर सामने दिखाई पड़ रहे हो, उनके बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ओके। पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन डॉक्टर साहब मेरा ये है कि ऐसा डेटा तो नहीं है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हर चौथे दलित अफसर के घर एक या दो बेटियां बिना शादी किए 30 साल की उम्र क्रॉस कर गई हैं। 100-200 लोग से तो मिले ही होंगे डेटा से, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा 500 लोग। हाँ, ये बिग सैंपल है, बिग सैंपल है, हाँ, बिग सैंपल साइज है। हर चौथे परिवार में कम से कम एक दलित कन्या 30 साल के ऊपर पार कर गई है और
उसकी शादी नहीं हो पा रही है। बहुत सारी केसेस में तो 35 साल अच्छा की उम्र हो गई है और शादी नहीं हो पाई है। कुछ तो लड़कियां शादी की मार्केट से बाहर हो गई हैं, क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट जो है में नौकरियों में लोगों का जो है की भर्ती ना के बराबर रह गई है। और ये बात 3 साल से तो कम से कम कह रहे हैं आपके चैनल पर। एकदम डेफिनेटली। और इसके लिए हम लोगों को गालियाँ सुननी पड़ती हैं कि ये लोग नौकरी और एजुकेशन फ्रीशिप बेकार की बात कर रहे हैं। बेकार की बात में क्यों लगे हैं? हमें तो बनना है, देश का शासक बनना है। हाँ, हुक्का राम बनना है। तो ये बाबू लोग जो हैं ऑफिसर सब, उनके अंदर भी ये टेंडेंसी है कि हमें शासक बनना है। मतलब कहीं न कहीं तो है ही इसमें। तो इस चक्कर में लगता है कि हम आप रोक दे रहे हैं इसमें। हाँ, इसमें जो लोग इंडिविजुअल लेवल पर जॉब के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, लेकिन एक कलेक्टिव सामूहिक दलित समाज की क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसमें फ्रीशिप नंबर 1 पर हो, स्कॉलरशिप नंबर 1 पर हो, नौकरी नंबर 1 पर हो, यह कलेक्टिव चेतना में नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे है। इंडिविजुअल लेवल पर त्राही मची है। अब ये सोचिए उस पेरेंट्स की, उस बाप की जिसकी 2 बेटियां 35 साल की हो गई हों और लड़के नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो अफसर है अपनी बेटी की शादी तो मजदूर से नहीं कर देगा, रिक्शा चालक से तो नहीं कर देगा, फैक्ट्री वर्कर से तो नहीं कर देगा। जो जॉब मिल रहे थे पहले, वो जॉब मिलने का श्रिंक हो गया है। तो 2035 तक दलित अफसर तबका जो है ये तबाह हो जाएगा। गाली जितना देना हो दे लें हमको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो ये अफसर के बच्चे अफसर ही बनेंगे, ये भी तो एक फ्यूडल माइंडसेट है ना। कुछ IIM कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, रिसर्चर बन सकता है, जैसे आप अपनी बेटी को हायर स्टडीज़ में भेजा है ना। कुछ लॉयर बन सकता है, वेल्थ मेकिंग में अपना एनर्जी लगा सकता है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस क्या है, अभी तक का एक्सपीरियंस दलितों को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, अफर्मेटिव एक्शन उन नौकरी के द्वारा प्राप्त हुआ है। ठीक है। और जिस व्यवस्था में, आपको तो कांग्रेसी खुल के कहते हैं, मुझे हल्के कहते हैं, सब कांग्रेसी हैं। जिस कांग्रेस के दौर में लोग नौकरियां पाए, एक ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 4 नौकरी पा जाता था, उसको बोलते हैं। और बीजेपी जो नौकरी ख़त्म कर रही है, बोलते हैं दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही है। दोनों एक ही चीज़ है। जो संविधान बनाया वो भी एक चीज़ है, जो ख़त्म करे विरोध किया वो भी एक चीज़, वो भी एक ही चीज़ है। शिक्षा नौकरी में भी वो भी एक चीज़ है, जो छीन रहा है वो भी एक चीज़। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे नाराज भी हो सकते हैं। दलित चेतना कोलैप्स कर गई है। नहीं, मुझे याद आ रहा है, अभी मैं जो इस किताब पे काम कर रहा हूँ, मैं आंकड़े एक दूंगा, आंकड़ा भी आप ही ने मुझे दिया था कि 1942 जुलाई में बाबा साहब ने ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट लिखा था, और उसमें उन्होंने बाकायदा आंकड़े दिए हैं कि विधानमंडल में 15 में से 1 शेड्यूल कास्ट है, मंत्रिमंडल में से 15 में से 1 शेड्यूल कास्ट है, ICS में से 1076 में से 1 शेड्यूल कास्ट है, और केंद्रीय जो ठेकेदारी है, केंद्रीय बोर्ड जो है PWD, उसमें से 1 शेड्यूल कास्ट है। ये उसके बाद वो मांग करते हैं कि सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाए, सर्विसेज में, आपने पढ़ा होगा। और एक लाइन वो कह रहे हैं कि नौकरी जो है हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन जो जिस चीज को जीवन मरण का प्रश्न वो कह रहे हैं, उसको कलेक्टिव लेवल पर उसको छोड़ के वो सीधा जो कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब ठीक करेंगे, यही बात है। ONGC में गया था बोलने, आपने एक आंकड़ा दिया था मुझे, 31 से 21,000 एम्प्लॉय रह गए हैं, और 21,000 में से 7,500 जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है। 1 लाख भी अगर एवरेज इनकम हो तो 900 करोड़ रुपए एक घर में एक साल में जा रहे होंगे।
तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स उपलब्धि होगी। असल में दलित समाज में जो चिंतन है, आप ये बताइए डॉक्टर साहब, वो कहाँ चले गए बहादुर साहब? कोई एक दलित पुस्तक, दलित द्वारा लिखी गई पुस्तक 10 पेज की हो या 200 पेज की हो, जो पब्लिक सेक्टर में जो खरबों रुपए, में खरब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, करोड़ अरब खरब, आपको जो मैं फिगर दिया था उसमें खरब में फिगर थी, खरब में 10 साल के टर्म्स में, हाँ, केवल ओएनजीसी का, हाँ। तो यह खरबों रुपए जो आ रहे थे और जो अब बंद हो मैंने रहे हैं, 1 साल का आंकड़ा दिया है, 1 साल में 900 करोड़, 900 करोड़ रुपए। तो जो दलित समाज के लोगों को, जिसका ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे जिस घर में नौकरी नहीं भी गई तो भी हो सकता है उसको किसी न किसी रूप में जो खरबों की तनख्वाह आती है, उसका लाभ, परोक्ष लाभ वहाँ तक पहुँचता हो। हमने देखा है अफसरों को, पहले ज़माने के अफसर तो खास तौर पर जो खूब चंदा देते थे दलित संगठनों को, अपने भाई के बच्चों को पढ़ाते थे, अपनी बहन के बच्चों को पढ़ाते थे, कोई बीमार पड़ गया, सीरियस कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी दवा कराते थे, कई बार अपने साले के बच्चों को पढ़ाते थे, अपने बहनोई के बच्चों को पढ़ाते थे। सब तो गरीबी हुआ करते थे। हाँ, तो जब आजमगढ़ में कोई एमएलए या एमपी जब पर्चा भरने जाता है, आजमगढ़ में एक रिजर्व सीट है लोकसभा की और कई विधानसभा में, तो जो 200 गाड़ियों का काफिला चलता है, तो ये दलित अफसरों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा कमाया गया पैसा वह 100 गाड़ियों के लाइन में दिखाई पड़ता है। तो दलित समाज के इंडिविजुअल चेतना में नौकरी जरूरी है, त्राही त्राही कर रहा है, पर कलेक्टिव चेतना में नौकरी हमारा नंबर 1 संघर्ष का उद्देश्य होना चाहिए, यह 0 है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? अब जो मैं देख रहा हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके कैमरा के सामने ये बात कह रहा हूं कि दलितों ने संयुक्त रूप से मिलकर डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया है। आप पूछिए कैसे बताइए। आप अंबेडकर बात को डिफाइन करिए, इस पर अलग से आप बनाने की बात कर रहे हैं, बात करेंगे उस पर। फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरी को निकाल दीजिए दलित जीवन से, कुछ नहीं बचेगा। तो दलित आंदोलन, बाम सेप, लाम सेप, फार्म सेप और आरपीआई और बुद्धिज्म और बुद्ध विहार और विपासना कुछ है इसको। तो जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते से भटक कर कोई और रास्ता लेकर आए, उनकी जय जयकार हो रही है। और चूंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अंधभक्त नहीं पैदा किए, दीपो भव, आप कल कह रहे थे दीपो भय कि खुद अपना दीपक बनो, तो डॉक्टर अंबेडकर को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। मैं एग्जाम्पल दूं, लोग गाली देंगे, आपको भी मुझे भी, कोई बात नहीं है। आप ये बताएं डॉक्टर साहब, और आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी जरा कभी कभी दिमाग पर ऐसे ठक 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 मार के सोचें कि क्या डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में किसी भी सोशल क्लास को, सोशल क्लास एक सोफिस्टिकेटेड एकेडमिक टर्मिनोलॉजी है, किसी जाति को अपना दुश्मन या विरोधी घोषित किया था? कोई बता दे, आपके अंबेडकर नामा को देखने वाले लोग, या और जो है थ्योरेटिकल अटैक तो किया था, जैसे धर्मांतरण जब हो रहा था, जब उन्होंने घोषणा की, लेकिन गाली गलौज नहीं किया था। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के इन प्रयासों के खिलाफ, धर्मांतरण तो अलग चीज हो गई, जिसने जो चाहा उस तरह का सिद्धांत निकाल दिया, और बाबा साहब का ये सिद्धांत है
कि हमारा कोई जाति शत्रु नहीं है। बाबा साहब ने किसी को मनुवादी बोला था, बाबा साहब ने ब्राह्मण को ब्राह्मणवादी बोला था। फिर बाबा साहब के बाद ये विचार कहाँ से आया कि ये जाति या यह जाति समूह हमारा दुश्मन है, यह दोस्त है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी समाज में मिडिल क्लास का क्रिएशन उस समाज की सफलता का प्रतीक माना जाता है। बोलते हैं ना मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में कि बुर्जुआजी, हाँ, रेवोल्यूशन। हाँ, बुर्जुआजी, जहाँ पर लेजर क्लास पैदा होता है। लेजर क्लास को क्या बोलते हैं? चिंतन मनन पढ़ने लिखने वाले लोग, समय जिनके पास होता है, समय जिसके पास जो है। पाकिस्तान की आलोचना दुनिया भर में होती है, पाकिस्तान की जो उसमें ग्रीक डेमोक्रेसी में अगर स्लेव्स नहीं होते ना तो अरिस्टोटल प्लेटो भी नहीं पैदा होता। हाँ, ये भी एक इशू है। तो पाकिस्तान के बारे में जो आलोचना होती है, जो एक बड़े यूनिवर्सिटी क्लासरूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में, कि पाकिस्तान में क्यों जो है आर्मी रूल रहता है, प्राइम मिनिस्टर। अभी देखिए वहाँ का आर्मी चीफ को अमेरिकन प्रेसिडेंट लंच पर बुला रहा है और बोल रहा है इनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यही आर्मी है, तो सीधे इसी से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब हुआ? इसका जो इंटेलेक्चुअल जो कारण बताते हैं लोग, वो ये कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास नहीं है। फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं, या तो लैंडलॉर्ड्स हैं या आर्मी है, या तो हाँ, और या तो गरीब लोग हैं। क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना, उसमें रोल ऑफ आर्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो है ना, वो प्रोफेशनल्स का रोल होता है ना, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये वकील, इस तरह का। तो ये तो पूरा प्रोसेस है। तो ये थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया। मैं बिहारी भाषा में इस टाइप से कुछ आप भी तो पूरबिये हैं। हाँ, तो बिहारी नहीं है ना, मतलब हम उतने बहादुर नहीं हैं। तो ये बताइए कि गांधी जी ने दलितों को हरिजन बाबा साहब के जीवन में कहा था ना, जिसका गांधी जी ने हर स्तर पर खंडन किया। पर बाबा साहब ने क्या ये कहा कि गांधी जी क्या तुम शैतान की औलाद हो? नहीं। फिर फला जातियां हमारी विरोधी हैं, फला जातियां हमारी पक्ष में हैं। तो यह अंबेडकर के खांचे से हटकर यह बात कहने वाला दलित समाज में कौन लोग थे? दूसरी बात, मतलब आप कह रहे हैं कि सीधे सर के बल खड़ा हो गया मामला। अंबेडकर बात को सर के बल उस पे आएंगे अगले एपिसोड में। हाँ, खड़ा कर दिया गया। बस कह दीजिए। हाँ, तो अब ये बताइए कि बाबा साहब को ओपनली पब्लिक के बीच, दलितों में चुने हुए लोगों के बीच यह कहना कि डॉक्टर अंबेडकर का, जिसे मैं कहता हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश। अब कार्ल मार्क्स को कोई ये कहे हम वर्ग संघर्ष को नहीं मानते, सोशलिज्म को नहीं मानते, कम्युनिज्म को नहीं मानते, तो मार्क्सवादी बना रहेगा ना? वो तो फंडामेंटल है कि आपको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो किस महामानव ने या मानव ने या क्रांतिकारी ने अंबेडकर को पब्लिकली रिजेक्ट करता है अंबेडकर के मिशन स्टेटमेंट पर? और वो भी अंबेडकर का नाम लेकर। हाँ, अंबेडकर का नाम लेकर। तो ये कौन व्यक्ति था? समाज ढूंढे। अच्छा, ये वो बताइए, ठहर, जो आप तो पढ़े लिखे एलीट सर्किल में घूमते हैं दलितों को, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आईएएस, तो वो लोग क्या सुनते हैं हम लोग की बातचीत? सुनते तो क्या वो लोग भी गाली देते हैं? उनको नहीं समझ में आ रही बात कि दुनिया किस दिशा में जा रहा है। अरे मैं क्या बताऊं, कुछ डॉक्टर दोस्त मेरे बन गए थे। मैं 100 दलित हॉस्पिटल्स पर वो निकाला था कॉफी टेबल बुक, जो जिसको 20 मार्च 2020 को निकालना था, और जिसमें आदि गोदरेज परिवार से हमने इनवाइट किया था लोगों को, क्योंकि 20 मार्च को 2000 को 100 साल हो रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर को जो गोदरेज ग्रुप ने विज्ञापन दिया था। तो कुछ डॉक्टर मुझे बहुत हेल्प करते थे।
ये सब बातें सुन के मेरा फ़ोन का जवाब भी नहीं देते हैं। अच्छा, उनको भी हुक्मरान बनने से आपने रोक दी? उन्हें लगता है, देखिए उन डॉक्टर से पूछे नहीं कितना फीस देके पढ़े थे मेडिकल कॉलेज में? नहीं, वो बात अलग है। दलित समाज में जो आंदोलन हुए हैं वह ठीक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न गुजरात पैटर्न पर हुए हैं, जहाँ पर जगह जगह बाबा मिलते हैं आपको। तो बाबा के चक्कर में बाबा साहब को ये बाबा ही बना रहा है लोग। हाँ, बाबा साहब को तो नहीं बनाया, बाकी जो थिंकर्स हुए बाद में, अच्छा, उनको बना दिया, वो जो बोले काटे हैं। हाँ, तो बामसेफ जैसे उदाहरण के रूप में, बामसेफ को लोग गाली पहले भी देते हैं, आज भी देंगे, क्योंकि वो तर्क नहीं करेंगे, केवल गाली देते हैं। इन लोगों ने भक्त मंडली खड़ी की इन्हीं बाबाओं की तरह से। कोई बामसेफ के मंच पर जाकर बामसेफ की आलोचना करके दिखाए, तो ये सारे लोगों ने किया। और मुझसे तो बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं, आपको तो खैर गालियां ही देते हैं। और आपको गालियां देने वालों में, मुझे भी गालियां देने वालों में एक बड़ी समानता है, ये अपना पूरा नाम नहीं लिखते। वो पैसा मिलता है ना, पेड एम्प्लॉयड होंगे, जिनके पास जो रहेगा वही न देंगे। तो वो तो अपने घर में पिताजी को भी गाली देते होंगे। हाँ, वो कि तुमने पब्लिक सेक्टर यूनिट में नौकरी क्यों की? नौकरी करके मुझे पढ़ाया क्यों? हाँ, नहीं तो हम सम्राट अशोक बन चुके होते। हाँ, तो बाबा साहब के विचार को रिजेक्ट करके और दलित समाज में बने रहना, उस समाज का वही हाल होगा जो अभी हाल शुरू हो गया है। जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को रिजेक्ट किया, अब देखिए कुछ दलित अंग्रेजी नहीं जानते, तो अंग्रेजी तो मेरे पिताजी भी नहीं जानते थे। अमित शाह ने तो कह दिया कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, कुछ दिन में ऐसा भारत बनाएंगे। इतना बर्बाद कर देंगे। तो अगर इंग्लिश नहीं जानते, बाबा साहब का एक कोटेशन बहुत, मैं जब जेएनयू में आया 1980 में, तब से सुन रहा हूँ मैंने। मुझे शिक्षा शेरनी का नहीं, मुझे कहीं पढ़ने का दिखाई नहीं पड़ा। इंग्लिश इज द मिल्क ऑफ लायनेस। अंग्रेजी जो है एक शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो बलवान बनेगा। सावित्रीबाई फुले ने तो इंग्लिश को देवी का रूप बता दिया था। तो अब जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो दलित क्या करे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा, इंग्लिश एजुकेशन को नहीं, इंग्लिश को नहीं कहा। उलट गया। हाँ, तो मैं बताया ना, 2-3 साल पहले मैं जा रहा था 14 अप्रैल को अक्सर गर्मी आ जाती है, तो सूट बूट पहना था और हैट पहना था। मेरे साथ 5-6 लोग चल भी रहे थे। लोग हंसे भी होंगे? नहीं, पीछे से तो एक बंदा दौड़ के आया, बोला कि मैं उसको एक घूसा दूं, उसके मुंह पर मारूं। मैंने कहा क्यों भाई, अम्बेडकर वादी लोग हैं। बोले नहीं, बोले देख लो चंद्रभान जी जा रहे हैं। हाँ, जोकर नंबर 1। क्यों भाई जोकर नंबर 1? गर्मी में सूट पहना है और इतना बड़ा हैट पहना अंग्रेजों की तरह से। आप जगह जगह एक फोटो देखे होंगे महाड़ आंदोलन का, 48 डिग्री सेल्सियस तापमान था, कोई चेक कर सकता है। बाबा साहब कोट पहन के उस आंदोलन में हैं, धोती और कुर्ता और कोट गांव के माहौल में। तो आजकल आप अंबेडकर को ठीक से फॉलो करें तो गाली पड़ेगी, तो आपको गाली नहीं, जोकर भी कहेंगे। और जो समाज का इस तरह से एटीट्यूड है, उसका हाल अवनति, एटीट्यूड नहीं, बौद्धिक अवनति, उसका हाल वही होगा जो इस समय वो हाल इस एपिसोड में हो रहा है। ठीक, देखिए हम लोग इतिहास पढ़े हैं, आप सभी इतिहास पढ़े हैं, तो पूरा जब ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म पढ़ते हैं तो उसमें इस चीज़ को पढ़ते हैं कि पूरा एंटरप्रेन्योरशिप जो आया तब फ्यूडल मोड से बाहर निकला, है ना। इंडस्ट्री गए, ये किए वो किए, बुर्जुआजी बना, प्रोफेशनल्स आए। तो जितना ये दलित समाज का टॉप एलिट है, टॉप एलिट मैं कह रहा हूँ, उनके बीच जब आप बैठते हैं तो क्या उनको ये ब्यूरोक्रेसी को मैं फ्यूडल लाइन मानता हूँ कि किसी फ्यूडल सोसाइटी में ब्यूरोक्रेट्स का रोल होता है ना, साहब हैट वट लगा के डंडा मारते हैं। क्या इनके बीच कभी कैपिटलिज्म, इंटरप्रेन्योरशिप, प्रोफेशनलशिप कि मेरे बेटे बेटी लॉयर बनेंगे बाबा साहब की तरह, स्कॉलर बनेंगे या बिजनेसमैन बनेंगे या टाटा बिरला की तरह, इस पर कोई चर्चा कभी होती है? वो बोलते हैं बच्चे तैयारी कर रहे हैं।
सारे तैयारी कर रहे हैं। सारे तैयारी कर रहे हैं। और पूछूं कुछ? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं, कि तैयारी सुनिए भाई साहब। नहीं, मेरी बात रिसर्च तो जी, हाँ। मेरी बात, दलित समाज में जो आइडियोलॉजिकल दलित है वह अंबेडकर के खिलाफ, उनके सिद्धांतों के खिलाफ कुछ भी कह के आराम से मिशन चला लेता है। आप ये बताइए, हु वेर शुद्राज किताब में बाबा साहब अंबेडकर आर्य थेसिस के बारे में क्या कहते हैं कि सांप की तरह से मार दो इसको। यहाँ के लोग जो अपने को यूरोप से जोड़ रहे हैं, यूरोप से रिश्तेदारी स्थापित कर रहे हैं, आर्यन थेसिस, आर्यन एक बहुत सारे पॉइंट पे मैं नहीं, सुनिए, आर्यन एक लिंग्विस्टिक टर्म है। अगर बताइए, अगर आर्यन एक रेसिस्ट टर्म होता तो लॉर्ड बुद्धा आर्य सत्य की बात कहते। 4 आर्य सत्य। तो यह ब्राह्मण लोग आर्यन हैं, बाहर से आए, हम पर हमला करके यहाँ पर बस गए, इनको बाहर करना है। यह अंबेडकर के विचार हैं या अंबेडकर के बाद जो दलित सोशल लीडरशिप खड़ी हुई उसके विचार हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के ठीक विपरीत हैं। बहुत सारे पॉइंट पे हैं अगले एपिसोड में। ठीक है। तो मेरा ये जानना था, देखिए हम लोग तो गांव से आए हैं, ठीक है, और मुझे ब्यूरोक्रेसी में जाने का मन नहीं था। मुझे थोड़ा सा रिबेल रहा हूँ ना बचपन से, तो मुझे आइडियोलॉजिकल डिबेट्स, एक्टिविज्म, इसमें शौक था। तो पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ मैंने सीखा। कभी अप्लाई नहीं किया IAS का एग्जाम। मैंने भी नहीं किया। हाँ, ठीक है, मैंने सही भी है। नहीं किया। तभी इधर बैठे हैं। लेकिन तब भी जो जिसको बैकबोन कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, टॉप ब्यूरोक्रेसी एंड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, तो वो सब अभी भी इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि उसका बेटा 35 साल तक तैयारी करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे पास, देखिए आपके पास भी नहीं है, लेकिन आपके पास मकान है, लेकिन तब भी आपने हिम्मत करके 2 बेटी को पढ़ाया ना विदेश में, कि प्रोफेशनल 10 साल बाद जो है प्रोफेशनल की दुनिया 20 साल लगते हैं, 15 से 20 साल तैयार होने में लगते हैं इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन। उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। जैसे मेरा बेटा भी पढ़ रहा था, उसको 10 साल के लिए मैंने कहा PhD करके उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो क्या ये बात इस पढ़े लिखे टॉप ब्यूरोक्रेसी दलित मिडिल क्लास की ये बात समझ में नहीं जा रही है? आप यह क्यों मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि दलित मिडिल क्लास का ऊपरी महला खाली है? चलिए, शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकरनामा, बोल 85 और समता आवाज TV। ऊपरी 4 मंजिली की बात की थी मूकनायक में बाबा साहब ने, वो कही की थी वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में कि जिस महले पे जो पैदा होता है उसी में रहना है, उसी में मर जाना है। लेकिन चंद्रभान जी कह रहे हैं कि दलित समाज का जो ऊपरी महला है ना, मतलब ये हाँ, वैकेंट है। तो मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं? बिहारी भाषा में कहिए। वो खाली है और उसमें कोई चिंतन मनन, कोई विकल्प कुछ नहीं। अरे बेंगलोर के एक दलित हैं, उनके फादर पीसीएस ऑफिसर थे, वो उस समय इंजीनियर हो गए जब वो बहुत इंजीनियरिंग का एडमिशन बहुत मुश्किल होता था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, और उन्होंने एक जो है बिजनेस शुरू कर दिया। वो जो जब कोई चीज़ सोल्ड करते हैं, लोहे को जोड़ते हैं, तो एक उसमें रांगा पिघल के आता है, वो जोड़ता है। 40 उनके वर्कर थे, उसमें मैं गया था। 24 बार लड़कियों के पिताजी या भाई जो भी देखने आए होंगे उनको रिजेक्ट किए। सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ, क्या करते लड़का अपना, उनका बिजनेस है, क्या बिजनेस ये है? वो तो ठीक है, नौकरी कब करेंगे? तो इतना नौकरी करेंगे, नौकरी बनेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे तो स्वामी मालिक बनेंगे। पूंजीवाद है, इसके रूल्स को समझना बेहद जरूरी है। नौकरी बहुत लिमिटेड है, 1000 UPSC का पोस्ट निकलता होगा, उसमें से महज 60-70 IAS बनते होंगे, कुछ IPS बनते होंगे, नीचे SO तक आते हैं। उसके लिए दलित समाज का जो ऊपर महला है वो भी उसी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और जहाँ पे वैकेंसी खाली ही खाली है। स्कॉलरशिप के दुनिया में कोई वैकेंसी नहीं होती है, जितना आप पढ़ेंगे आपको रिटर्न सुनो लेटर मिलना ही है, और ग्लोबल वर्ल्ड में कोई आपको रोक भी नहीं सकता, ये भी बात है। ग्लोबल वर्ल्ड में पब्लिशर के पास आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पब्लिशर आपके पास आएंगे। हमारी दोनों बेटियों ने वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट किया है जी, विश्व स्तरीय कंपटीशन में भाग लिया है जी। तो ये समझने की बात है, व्यवसाय करने में भी 10-15 साल लगते हैं, अच्छा पत्रकार बनने में भी लगते हैं, स्कॉलर बनने में 15 साल लगते हैं, वकील बनने पे, CA बनने पे। नौकरियां लिमिटेड हैं। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। शुक्रिया, देखते रहिए।